हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को हम हिंदी में कहते हैं तंतु और फैब्रिक को वस्त्र। तंतु से धागा बनता है और धागा को एक खास प्रक्रिया से जोड़ करके हम कपड़े बनाते हैं। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. पहेली और बूझो के स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें कि उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। वो काफ़ी उत्तेजित थे और उन्होंने निर्णय लिया कि जो प्राइज़ मनी उन्होंने जीता है उस पैसे से वे अपने माता पिता के लिए वे कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, दे गॉट कन्फ्यूज। जब उन्होंने ढेर सारे कपड़े देखे तो वे कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े सूती के हैं और कुछ कपड़े सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक जैसे कि पॉलिस्टर। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास ऊनी मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल। बहुत सारी रेशम की भी साड़ियाँ थी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो काफ़ी उत्तेजित थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने अलग अलग कपड़ों को छू करके अनुभव किया। फाइनली दे बाउट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। लास्ट में अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। दुकान से आने के बाद उन्होंने अपने घर में अपने आसपास उन्होंने बहुत सारे कपड़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने पाया कि उनका बेडशीट, उनका पर्दा, उनका टेबल क्लॉथ, उनकी तौलियाँ, डस्टर जिनसे पोछा लगाने का काम करते हैं, ये सभी जो है अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। Even their school bags and the goonie bags were made from some kind of fabric. उनके स्कूल बैग्स और बोरे भी कुछ प्रकार के कपड़े से बने थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई देयर फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। जब उन्होंने कपड़ों को नोटिस करना शुरू किया तब उन्होंने पाया कि कुछ कपड़े सूती हैं, कुछ कपड़े ऊन के हैं, कुछ कपड़े रेशम के हैं या फिर कुछ सिंथेटिक हैं। क्या आप भी इस तरह से अपने आसपास के कपड़ों की जांच कर सकते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, वस्त्रों में विभिन्नता। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। किसी दर्जी की दुकान पे जाइए, आप दर्जी की दुकान पे देखेंगे कि कपड़े जब वो सीते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, तो उन कपड़ों को वो साइड में रख देते हैं। उन छोटे छोटे कपड़ों को आप जा करके आप चेक कीजिए कि वो सूती के हैं, ऊन के हैं या फिर सिंथेटिक हैं, और इसके लिए आप दर्जी से मदद ले लीजिए और उन छोटे छोटे कपड़ों पे जो कपड़े ऊन के हैं आप उस पर मार्क कीजिए, जो कपड़े सूती के हैं आप उसको मार्क कीजिए, जो कपड़े सिल्क के हैं आप उसको मार्क कीजिए। सिल्क को हम हिंदी में रेशम कहते हैं, कॉटन के कपड़ों को हम सूती के कपड़े कहते हैं, ऊल के कपड़ों को हम ऊनी कपड़े कहते हैं। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप सोच रहे हैं कि ये जो अलग अलग कपड़े हैं ये किन से बने हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? जब आप किसी कपड़े को देखते हैं तो वो कंटिन्यूअस रहता है, मतलब एक लगातार पूरा कपड़ा रहता है। आप उसको ध्यान से देखिए, नज़दीक से देखिए, आप क्या नोटिस करते हैं।
एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आपने जो दर्जी की दुकान पे जो एक्टिविटी किया उसमें से जो कॉटन का जो कपड़ा है, सूती का जो कपड़ा है, उसको निकालिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। आप एक सूती का कपड़ा लीजिए छोटा सा, उसमें से वो दर्जी की दुकान से जो आपने एक्टिविटी किया है उसमें से आप एक धागा निकालने का प्रयास कीजिए एक कोने से। अगर आपको इंडिपेंडेंट कोई धागा वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप सुई या पिन की मदद से आप एक धागा धीरे से आहिस्ते से आप निकालिए। वी फाइंड दैट a fabric is made up of yarns arranged together। What are these yarns made of? हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि जो कपड़े हैं वो अलग अलग धागों को मिला करके एक साथ अरेंज करके ये कपड़े बनते हैं। धागों को अरेंज करके कपड़े बनते हैं, धागों को जोड़ करके कपड़े बनते हैं। ये जो धागे हैं ये किससे बने हैं? फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric, place this piece of yarn on the table। एक सूती के कपड़े से आप एक धागा निकालिए और आप उस धागे को आप एक टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4, जैसा यहाँ 3.4 में दिया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands। आप एक सूती के कपड़े से एक सूती का धागा लीजिए, उसको टेबल पे रख के एक साइड से आप उसको अंगूठा से दबाइए और दूसरे साइड से आप नाखून से उसको स्क्रैच कीजिए। तो आप स्क्रैच करेंगे तो आप पाएंगे कि नाखून से जहाँ आप स्क्रैच किए हैं वहाँ पाएंगे कि वो जो धागा है वो और पतली पतली लड़ियों में वो विभाजित हो गया है। ये स्ट्रैंड्स जो है इसको हम लड़ियाँ कहते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। कभी कभी सुई में धागे लगाते समय आपको अनुभव हुआ होगा कि जब सुई का जो धागे का जो आखिरी छोर है वहाँ से भी छोटी छोटी पतली पतली लड़ियाँ जो है वो अलग हो जाती हैं, कुछ लड़ियाँ अलग हो जाती हैं जिससे सुई में धागा लगाने में दिक्कत महसूस होता है। तो ये जो पतली लड़ियाँ हैं ये और पतली लड़ियों से मिलके बनी होती हैं और इन पतली लड़ियों को जो और पतली लड़ियों से मिलके बनी होती हैं इन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। वस्त्र धागों से बनते हैं और धागे तंतुओं से बनते हैं। Where do these fibers come from? ये तंतु आते किधर से हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। कुछ कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सभी प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। इन्हें दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कॉटन और जूट हमें पौधों से मिलता है, वूल और सिल्क हमें जानवरों से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep or goat। It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels। ऊन हमें भेड़ और बकरी के बाल से मिलता है। ये हमें
खरगोश और याक के भी बालों से मिलता है। खरगोश, याक और कैमल्स के बालों से भी मिलता है, ऊँटों के बालों से भी हमें मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, उसके कुकुन से हमें रेशम मिलता है, रेशम फाइबर मिलता है, रेशम की तंतु। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हजारों साल से केवल जो नेचुरल फाइबर्स है उन्हीं के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे और वही हमें मिलते थे। नेचुरल फाइबर्स ही हमारे पास उपलब्ध होता था कपड़े बनाए जाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substances which are not obtained from plant or animal sources। लगभग 100 सालों से जो कपड़े हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनना शुरू हो गए हैं और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनका सोर्स प्लांट और एनिमल नहीं है। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पोलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक। पोलिस्टर फाइबर्स का सिंथेटिक फाइबर्स का कुछ एग्जाम्पल है आपको, यहाँ पोलिस्टर है, नाइलॉन है और एक्रिलिक है, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। मतलब ये सभी नेचुरल सोर्सेस से बने नहीं होते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन को हम हिंदी में रुई भी कहते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तेल वाले लैंप जो होते हैं उसको जलाने में कभी आपने विक्स, रुई का हम लोग बनाते हैं, आपको पतला पतला मोटे धागे जैसा आपको विक्स बनाते हैं, उसको यूज़ करके हम लोग तेल का जो लैंप होता है उसको हम लोग जलाते हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। अब ये विक्स बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये विक्स बनाने के लिए हम रुई को यूज़ करते हैं। This cotton wool is also made for filling mattresses, quilts और pillows। ये जो कॉटन वूल है, ये जो रुई है, ये आपको गद्दों को, तकियों को भरने में भी काम में आता है। गद्दे, तकिए, रजाइयों को भी भरने में ये काम में आता है। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges। आप थोड़ा सा रुई ले लीजिए, आप उसको अलग कीजिए और उसके कोने से आप उसको देखिए, उसके किनारे से आप उसको देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो आपको जो पतले पतले जो धागे दिखते हैं वो आपको कॉटन के फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। ये रुई कहाँ से आता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, इसको हम खेतों में उपजाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। हम लोग कपास की खेती करते हैं, कपास की खेती हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ की मिट्टी काली होती है और जहाँ का मौसम हल्का गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। क्या आप कुछ ऐसे राज्यों का नाम बता सकते हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इन ब्रैकेट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स होता है वो नींबू के साइज का होता है। आफ्टर मैचरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये पक जाता है तो अपने आप बॉल जो है वो फूट के खुल जाता है और उसमें से उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कॉटन के जो फाइबर्स हैं, जो कॉटन के जो तंतु हैं, उसके नीचे में जो है आपको उनके बीज आप सावधानी से देखेंगे तो आपको दिखेंगे। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। क्या कभी आपने
कपास के खेत को देखा है जब वो पूरा उस तोड़ने के लिए जब वो तैयार हो गया है? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो, ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ मैदान दिखता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, ये सभी बॉल्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी बॉल्स, ये बॉल्स, इनको हाथ से प्लग किया जाता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, इन बॉल से रुई को हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, नीचे ये कॉम्बिंग का प्रोसेस, ये यहाँ पे ये आदमी ये कॉम्बिंग का प्रोसेस कर रहा है, ये कंघी की तरह एक चीज़ है, इसको यूज़ कर रहा है सीड्स को अलग करने के लिए। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। अब सीड्स से कॉटन को, जो कॉटन फाइबर है उसको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम गिनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा कॉटन फाइबर को उनके सीड से अलग कर दिया जाता है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। गिनिंग हम पहले से हाथ से करते थे, लेकिन अब जो है इसके लिए मशीन्स आ गया है, मशीनों के द्वारा गिनिंग किया जाता है। जूट, इसको हिंदी में हम पटसन कहते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट फाइबर जो होता है ये जूट प्लांट के तने से बनता है, इसको बरसात के मौसम में इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। भारत में जूट की खेती वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट के पौधे की कटाई तब होती है जब वो फूल देने के स्टेज में होता है, जब वो फूल दे रहा होता है। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. जो जूट के तने होते हैं उनको कटाई करने के बाद उसको पानी में डुबो के रख दिया जाता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि उसके तने गल जाते हैं और गलने के बाद हाथ से उसमें से जो तंतु है उसको अलग कर दिया जाता है, उसमें से फाइबर्स को अलग करके निकाल दिया जाता है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is this done? कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले ये जितने भी फाइबर्स हैं इनको पहले यार्न बनाते हैं। पहले ये जो फाइबर्स हैं इन तंतुओं को पहले धागा बनाते हैं, जब धागा बनेगा तब उसके बाद कपड़ा बनेगा। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न मतलब ये जो धागा बनाते हैं सूती का। यू कैन ट्राई मेक कॉटन यार्न योर सेल्फ। सॉरी, रुई का धागा आप खुद से ही बना सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? आप धागा बना सकते हैं अपने हाथ से। आप रुई का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको चुटकी से आप बाहर निकालिए और उसको टर्न करते रहिए, उसको लगातार उसको टर्न करते रहिए, धीरे धीरे वो धागे का रूप ले लेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तंतु से धागे बनाने की जो प्रक्रिया है इसे हम स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ऊन से बड़ा एक
ऊन का गत्था ले लिया जाता है, मास ऑफ कॉटन वूल ले लिया जाता है, उसमें से फाइबर्स को निकाला जाता है और फिर उसको ट्विस्ट किया जाता है। और इससे ट्विस्ट करने से क्या होता है कि फाइबर एक साथ जुड़ जुड़ करके, एक साथ मिल मिल करके ये धागा बन जाते हैं। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पाइंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। फिगर 3.10 में दिया हुआ है टकली, ये है आपको ये है चरखा का पिक्चर। और ये है टकली, बगल में दिया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे टकली है, ये है टकली। ये एक सिंपल डिवाइस है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं है। ये सिंपल डिवाइस है। इसको धागा बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड, हाथ से चलाने वाला दूसरा डिवाइस है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरा हाथ से धागा बनाने वाला डिवाइस, इसको हम चरखा कहते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज popularized by महात्मा गांधी as part of the independence movement। चरखा का प्रयोग महात्मा गांधी ने इसको काफ़ी पॉपुलर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता का एक हिस्सा बना दिया था इस चरखा के उपयोग को। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने घर में धागा बना करके, आप घर में जो धागे बनाए हैं उन्हीं के बनाए हुए कपड़ों से आप उन्हीं के बनाए हुए कपड़ों को पहने, और जो इंग्लैंड से जो इंपोर्ट होकर के जो कपड़े आते हैं उसके जगह पे आप इसको पहने। तो ये महात्मा गांधी जी ने इसको काफ़ी पॉपुलर किया था, इस चरखा को। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अगर बड़े पैमाने पे अगर धागा बनाने की प्रक्रिया को बड़े बड़े मशीनों से उसको पूरा किया जाता है, और जब धागा बन जाता है तो उसके बाद कपड़े बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यार्न टू फैब्रिक, धागा से कपड़ा, धागा से वस्त्र। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीक़ों से जो फैब्रिक्स हैं वो धागों से बनते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। ये दो मेन प्रोसेस है, वीविंग और निटिंग। दोनों को हम बुनाई ही कहते हैं हिंदी में। वीविंग में क्या होता है कि दो अलग अलग तरह का धागा यूज़ होता है, और निटिंग में क्या होता है कि एक ही धागा को बुनाई किया जाता है। निटिंग में अगर एक धागे के छोर को पकड़ लिया जाए तो पूरा का पूरा कपड़ा खुल जाएगा एक धागे में। Weaving, in activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। आप एक्टिविटी 2 में आप पढ़ चुके हैं कि जो कपड़े हैं वो दो तरह के यार्न को, दो तरह के धागों को सेट करके, दो तरह के धागों को अरेंज करके बनाया जाता है। The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving। वो तरीका जिसमें दो तरह के धागों को हम एक साथ अरेंज करके हम कपड़ा बनाते हैं उसे हम वीविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स की बुनाई करते हैं। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो अलग अलग रंगों के आप पेपर शीट्स ले लीजिए। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। दोनों शीट को आप 30 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई से आप एक स्क्वायर पीस आप उसको बना दीजिए दोनों को। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द
figure 3.12 and on the other as shown in the figure 3.12b, 3.12a और 3.12b। यहाँ पे जो दोनों अलग अलग तरह के आपने, ये दोनों अलग अलग कलर के कपड़े हैं, इसमें ठीक से ये सॉरी कपड़े बोलते हैं, ये कागज़ हैं। अब यहाँ पे जिस तरह से लाइनिंग करने को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसमें ये पूरा लाइन है, और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे इस तरह का बॉर्डर किया हुआ है। अब इस लाइनिंग से आपको इस पेपर को ऐसे पूरा काट लेना है और उसके बाद अनफोल्ड करना है। ये लाइनिंग के हिसाब से आपको काटना है पेपर। तो इसमें ये वाला पेपर पूरा कट के पीस पीस अलग हो जाएगा, पतला पतला इसका स्ट्रिप्स बन जाएगा। इस पेपर का पूरा पतला पतला स्ट्रिप्स बन जाएगा। इस पेपर में आपको कटे हुए स्ट्रिप्स रहेंगे, लेकिन ये पूरा पेपर में जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें से जो स्ट्रिप्स निकालेंगे उसको हम इसमें जोड़ेंगे। कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold। आप दोनों शीट्स को जिस तरह से लाइन डॉट किया हुआ है, जिस तरह से लाइन मार्क किया हुआ है, आप उसी के हिसाब से आप उसको काटिए और उसके बाद फिर से आप उसको अनफोल्ड कीजिए, फिर से आप उसको खोलिए। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस पेपर में ये वीव कर रहा है, इसकी बुनाई कर रहा है, यहाँ पे इसकी बुनाई कर रहा है। तो ये वाला शीट ऑफ पेपर है, इसमें जो यहाँ से ये लाइन, ये डॉटेड लाइन, इस पे जो कट है, इसके अंदर इसमें से जो पतला पतला स्ट्रिप्स है, इसको निकाल करके इसके अंदर में बुन रहा है। ये आपको इस प्रक्रिया में पूरा दिख रहा है। Figure 3.12D shows the pattern after weaving all the strips। अभी ये D में देखिए, ये पूरा जब वीविंग हो गया है तो ये कैसा स्ट्रिप्स ये दिख रहा है। ये पेपर पूरा जब इसकी बुनाई हो गई है तब उसके बाद जो ये पैटर्न है ये दिख रहा है। In a similar manner, two sets of yarn are woven टू मेक ए फैब्रिक। ठीक इसी तरह से जैसे इन कागज़ों की बुनाई की गई है, ठीक इसी तरह से दो तरह के धागों को लेकर के बुनाई की जाती है और बुनाई करके फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो धागे होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। जो पेपर स्ट्रिप्स जो होते हैं, जो कागज़ की जो पट्टी होती है, उससे काफ़ी पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग of fabric is done on looms। कपड़ों का जो वीविंग है, कपड़ों की बुनाई लूम्स पे की जाती है। ये एक तरह का मशीन है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स को या तो हाथ से चलाया जाता है या फिर उसको बिजली से चलाया जाता है। नेटिंग, ये भी एक प्रकार की बुनाई है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नेटेड। क्या कभी आपने नोटिस किया गया है कि स्वेटर्स की बुनाई कैसे होती है। इन नेटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। एक कपड़ा बनाने के लिए एक ही प्रकार का धागा को यूज किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ शॉक्स। क्या कभी आपने फटे हुए मोजे से आपने कभी उससे धागा निकाला है। व्हाट हैपेंस, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जो एक यार्न है वो तब तक खुलता चला जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा कपड़ा नहीं खुल जाता है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। बहुत सारे, जैसे कि आपको बहुत सारे कपड़े के आइटम हैं, जैसे कि आपको मोजे हो गए, ये सभी आपको इसी तरीके से इसकी बुनाई होती है बाय निटिंग। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग हाथ से भी होता है और मशीन के ऊपर भी होता है।
पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. पहली ये जानना चाहती है कि क्या कभी आपने कोकोनट, नारियल के ऊपर की जो नारियल का जो ऊपर जो ढका हुआ नारियल जिसे ढका होता है उस पे कुछ फाइबर्स होते हैं, क्या कभी आपने उससे बने हुए कुछ कपड़ों को देखा है? What are these fibers normally used for? वे फाइबर्स आखिर किस काम में आते हैं? वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. वीविंग और निटिंग जो है ये दोनों प्रक्रिया को अलग अलग बहुत सारे कपड़े बनाने के लिए इन दोनों प्रक्रिया को यूज़ करते हैं. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. अब ये जो कपड़े जो है ये अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए ये फैब्रिक्स यूज़ होते हैं. अलग अलग प्रकार के फिर क्लोथिंग आइटम्स बनाने में फिर ये कपड़े, इन कपड़ों का इस्तेमाल होता है. पहनावे की चीज़ें बनाने के लिए ये कपड़े इस्तेमाल की जाती हैं. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, इनका क्या इतिहास है? क्लोथिंग मटेरियल का क्या इतिहास है? हैव यू एवर, क्लोथिंग मटेरियल मतलब जो हम कपड़े सिल करके उसको अच्छे तरीके से बना करके जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं उसे हम कह रहे हैं क्लोथिंग मटेरियल. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्या कभी आपने सोचा है कि पहले कपड़ों के लिए कौन से मटेरियल्स को यूज़ किया जाता था? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के समय में लोग पेड़ का छाल या फिर पेड़ों से बड़े पत्ते, जानवरों के छाल या फिर उनके रोओं को इस्तेमाल करते थे अपने आप को ढकने के लिए. आफ्टर पीपल began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में रहने लगे, कहने का मतलब है कि जब लोग मतलब कि ऐसा कम्युनिटी में रहने लगे जहाँ लोग खेती करते थे, तो तब लोगों ने पतली पतली टहनियों को घास के साथ बुनाई करके उन्होंने मैट बनाना सीखा और उसके बाद उससे टोकरी बनाना सीखा. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. वाइन्स को और एनिमल, जानवरों के बाल को ट्विस्ट करके एक साथ घुमा करके लंबे लंबे धागे बनाए जाते थे. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. जो पहले के जो भारतीय होते थे वे गंगा के किनारे जो कपास की खेती होती थी तो वहाँ जो कपास उपजता था उनसे बने हुए कपड़ों को पहनते थे. Flax is also a plant that gives natural fibers. Flax भी एक तरह का पौधा है जो कि हमें प्राकृतिक तंतु देता है. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. इजिप्ट में पहले के समय में कॉटन और फ्लैक्स दोनों की खेती की जाती थी नाइल नदी के किनारे और कपड़े बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उन समय सिलाई किसी को नहीं आता था. पीपल सिंपली ड्रिप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. लोग क्या करते थे कि सिंपली कपड़ों को अपने अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर लपेट लेते थे.
मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग तरीक़ों से जो है कपड़ों को वो अपने शरीर पे लपेटते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. जब सुई का इजाद हुआ तब लोगों ने कपड़ों से वस्त्र बनाना शुरू कर दिया. स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दीज इन्वेंशन. अब जो सिल के जो कपड़े बनते थे, सिले हुए कपड़े, बहुत सारे उसमें विभिन्नताएं आ गई, बहुत सारे नए नए इन्वेंशन आ गए. अब अलग अलग प्रकार के लोग कपड़े सिल करके पहनते हैं. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. लेकिन क्या ये आश्चर्य नहीं है कि आज के समय भी हम साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, पगड़ी, ये सभी हम बिना सिले हुए पहनते हैं, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस. जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग्स आइटम्स. जिस तरीके से हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी का खाना खाया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग वैरायटी का कपड़ा भी पहना जाता है. थैंक्स फॉर लिसनिंग. कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.